गुड आफ्टरनून एवरीवन। इसका प्रिंसिपल्स किए थे इसके ट्रायल के और प्रोसीजरल वाला क्राइटेरिया। अब फर्दर जैसे इसमें ही बेसिक प्रिंसिपल्स बस इतनी करनी। कल वाला बस ब्रीफ है, उसमें फिर आगे हमने चलना। बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनल जस्टिस। इसका मीनिंग हमने वैसे कल किया हुआ है, सेम ये मैक्सिम लिखी है। नो वन कैन बी अ जज इन हिज ओन कॉज, लिखा था ना कल, उसमें ज्यादा हो गया। Nemo judex in causa sua, CAUSA SUA, accused presumed to be innocent until proven guilty, ऑडी अल्टरम पार्टम। ठीक है, बेसिक प्रिंसिपल्स है। causa sua, no one can be a judge in his own cause। तो बेसिक प्रिंसिपल कल हमने किए हैं, इनसे ब्रीफ वाला पार्ट हो गया। अब फर्दर इसी प्रिंसिपल को ही, हाँ जी थोड़ा आगे आ जाए करो। मैं तो कल ही गया, मैं कंप्लेंट तो पाई दो, स्पीकर इतने लगा ही दो, क्योंकि ये माइक लगा, एक माइक और ला लेंगे कि नहीं, क्योंकि आनी चाहिए आवाज। नहीं नहीं, मुंह पॉइंट हो ना, डायरेक्शन वाला पॉइंट। मैं तो इधर मुंह करी बोलूं, तहाँ प्रॉब्लम हो रही होगी। हाँ आगे आ जाओ, खाली है जगह इधर। ये प्रिंसिपल्स कल कितने ओदा ही ब्रीफ ही है, ठीक है। कंटिन्यू करना ਆਪਾਂ ਇਸੇ पॉइंट ਨੂੰ ही फर्दर जो सेक्शन है 528 है उससे ना रिलेट करके। सीआरपीसी का हाँ जी, नए वाले में नो, ये 528 है, वो डिफरेंट है। जो इस प्रिंसिपल के साथ में कल भी हमने कुछ एक पॉइंट डिस्कस किए थे। इससे जैसे सेक्शन बेस अगर इसमें हम बात करें, 525 है, 526 है, ऐसे वो इसी के साथ में है। एक बार इनको रीड करना। केसेस 525, cases in which judge or magistrate is personally interested. No judge or magistrate shall, except with the permission of the court to which an appeal lies from his court, try or commit for trial
any case to or in which he is a party or personally interested, and no judge or magistrate shall hear an appeal from any थोड़ी देर में पानी judgment और ले आना। or order passed or made by himself. ठीक है, इसमें पॉइंट वर्ड वही आ गया जो हमने रेक्यूजल वाला पॉइंट कल किया था ना, ये वही एस्पेक्ट ही तो है इसके अंदर पहले वाले में। अभी हम नए के ही याद करना करो, अपना नाम ही ना लो उनका। नए जो एक्ट आएंगे वहां नया नोटिफिकेशन आएगा, नए ये सेक्शन नंबरिंग ही आ जाएंगे। एक्सप्लेनेशन इसका रीड करना। And a judge or magistrate shall not be deemed to be a party to or personally interested in any case by reason only that he is concerned therein in a public capacity, or by reason only that he has viewed the place in which an offence is alleged to have been committed, or any other place in which any other transaction material to the case is alleged to have occurred, and made an inquiry in connection with the case. देखो, जो पर्सनली इंटरेस्टेड का मीनिंग है, द पर्टिकुलर जज मस्ट बी इंटरेस्टेड इन द पर्टिकुलर डिसीजन ओनली, टू आइदर वे, आइदर एक्विटल और कन्विक्शन इन दैट वे। एक्सप्लेनेशन इसी पॉइंट को क्लियर कर रहे हैं कि जैसे मैजिस्ट्रेट की ज्यूरिस्डिक्शन में ही, उसी की प्रेजेंस में ही कोई क्राइम हो जाए, तो पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन करनी है वहां पर, merely because that happened around that area or he has seen that area etc, जैसे इस तरीके से चीजें, that doesn't mean कि he is personally interested। ठीक है, इवन जो बेसिक प्रिंसिपल उसमें वही रहता है कि जैसे कॉग्निजेंस लेते हैं, 3 ग्राउंड्स रहते हैं उसमें, एक कंप्लेंट है, एक एफआईआर है, एक खुद की इंफॉर्मेशन है, सो मोटो वाले में still he can try, still he can take the cognizance, he can continue with the proceedings, and the accused has the right to protest that and file an objection also. He can file a transfer of the case also. Reason being भी एक एग्जांपल की मैजिस्ट्रेट है, उसके घर के आसपास में कोई गार्डन है, वहां पे वॉक कर रहा, तब किसी ने कॉग्निजेबल ऑफेंस कर दिया, उसने उसको पकड़ के पुलिस के हवाले कर दिया, अगले दिन उसी एक्यूज को उसके कोर्ट रूम में प्रेजेंट किया गया। अब मियरली बिकॉज की भी उसने देखा, उसने पकड़ा था, तो अब इसी रीजन से उसको ये बोला जाए कि भाई ये तो बायस्ड होगा जज, दैट इज नॉट अ ग्राउंड इन दैट सेंस। ठीक है, और दूसरा जैसे पॉइंट है कि अदर क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग भी है कि पब्लिक कैपेसिटी में कुछ ऐसा हुआ हो इसके रिगार्डिंग, उस जगह को विजिट किया हो, फॉर डिस्कवरी पर्पसेस हो, फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पसेस हो, so that doesn't mean that in public capacity the judge becomes a personally interested person in that case। तो ये जो रीजन है पब्लिक कैपेसिटी वाला या कुछ और, उसमें ये डिफरेंट है। यहाँ पे पर्सनली इंटरेस्टेड का मीनिंग है कि सब्जेक्ट मैटर में पार्टी का इंटरेस्टेड होना, और फ्रॉम दैट एक क्लू लिया जा सके कि दैट जज विल बी इंक्लाइंड इन पर्टिकुलर एस्पेक्ट, तो हम पर्सनल इंटरेस्टेड बोलेंगे। और उसके हमने कल बेस्ट एग्जांपल यही की थी कि उसी का ही कोई रिलेटिव फ्रेंड वगैरह ही एज एन एक्यूज उसके सामने आ जाए, वो सेंस में आ जाएगा ये पर्सनल इंटरेस्टेड। या कोई चीटिंग का कुछ ऐसे केसेस हो जिसमें प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिस्प्यूट्स है और उनके लिए ही उसमें कोई उसी के रिलेटिव वगैरह की प्रॉपर्टी है, तो वो मैटर वहां पे ऐसे आ जाए। अगर उसकी पब्लिक कैपेसिटी में वाला पार्ट कुछ नॉलेज में आए, ऐसे फिर हर पुलिस ऑफिसर वाला पार्ट है वो तो ऐसे बोलेंगे तो इंटरेस्टेड हो गया, क्योंकि इसने इन्वेस्टिगेशन अब इस एंगल से ही करनी है, ये तो एविडेंस ही ढूंढेगा, वी कांट से। तो उसी सेंस में ये एक्सप्लेनेशन इसके अंदर भी डाली हुई है। तो 525 वाला की इसी में इसी से ही रिलेट हो जाएगा। फर्दर इसका 526 को भी रीड करना। Practicing advocate not to sit as magistrate in certain courts. No advocate who practices in the court of any magistrate shall sit as a magistrate in that court or in any court within the local jurisdiction of that court. जनरली क्या होता है, होम डिस्ट्रिक्ट होता है, उन कोर्ट्स में अपॉइंटमेंट नहीं करते। रीजन बीइंग अगर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट होगा तो वहां पे कोई ना कोई पर्सन ज्यादा नॉन होंगे, कोई ना कोई पर्सन कम नॉन होंगे। इन केस ही इज अपॉइंटेड एज अ जज, अब उसके सामने जिससे नहीं बनती थी एक तरफ वो एडवोकेट है, जिससे बनती थी एक तरफ वो दूसरा एडवोकेट है। Now the party is not interested directly in the subject matter or in the person accused, etc. But due to that particular kind of social relations, there is a chance of influencing the proceeding. That's why that person will not be appointed जहां पर उसने practice की।
ये वाला पार्ट रहता है इसमें, ठीक है। बाकी क्या है, दिल्ली है एक काइंड ऑफ एक्सेप्शन है, वहां पे प्रैक्टिस करने वाले डीजीएस में सिलेक्ट होंगे तो वहीं पर लग ही जाएंगे, वही एरिया है सारे का सारा। अभी रीड किया ना, ऊपर लिखा हुआ 528। मैंने उसमें वर्डिंग क्या बोली थी आपको सुनाई दी, उनको नहीं सुनाई दी। मैंने कहा उस चीज की कंटिन्यूएशन है 528 में, वो बहुत वास्ट है और उससे पहले कल वाले में ये चीजें ऐड करनी है। मैंने ये वर्डिंग बोली थी और उसी चीज को एक्सप्लेन किया कि पर्सनल इंटरेस्टेड वाला क्राइटेरिया वो सारे किया था, ठीक है। 528 तो लिखा ही अलग हुआ है, टॉप पर उसको इसलिए डाला कि बेसिक प्रिंसिपल ही है, क्योंकि उसमें कई 2-3 वर्ड ही आएंगे बट दे आर वेरी वास्ट, वो एक क्राइटेरिया अलग होगा उसमें। हाँ जी, जज सामने आया एंड ਉਹਦਾ ਉਹ ਕੇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੱਜ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਜੱਜ ਪਰਸਨਲੀ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹੋਏਗਾ। कह सकते हैं बायसनेस हो सकती है। ਉਹ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਜੱਜ ਕੋਲ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਚ ਤਾਂ ਉਹ ਸਬਜੈਕਟ ਮੈਟਰ ਦਾ ਜੱਜ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। दो एग्जांपल देता हूँ, जैसे जो राम मंदिर का भी जो केस था ना, उसी के अंदर एडवोकेट थे जो राम मंदिर इस साइड से थे, एज एन एडवोकेट इलाहाबाद हाई कोर्ट में मैटर चला काफी टाइम वहां से। उसके बाद वो मैटर अपील में गया सुप्रीम कोर्ट में। बाय दैट टाइम दैट एडवोकेट एलिवेटेड एज अ हाई कोर्ट जज, देन बाय द टाइम जब तक वहां तक केस पहुंचा वो एलिवेट हो चुके थे सुप्रीम कोर्ट तक, और उसी बेंच के सामने वो केस आ गया था। And that particular judge, as a Supreme Court judge, recused from the hearing because he has sidelined with the one party. यहाँ पे CRPC as such doesn't apply upon Supreme Court, but the basic principle applies. इसलिए मैंने बेसिक प्रिंसिपल लिखे, अब इनको सेक्शन में डालेंगे तो अलग अलग सेक्शन में आते जाएंगे। आज जैसे कह लो कि सेकंड क्लास ये आपकी एटलीस्ट 2 वीक लगेंगे चीजों को सेटल डाउन होने के, क्योंकि इधर से आप दबाओगे इधर से कुछ और उठाएगा, इधर से दबाओगे इधर से एक और कंफ्यूजन आ जाएगा। ये चलेंगे क्योंकि वास्ट है ये चीजें, और सारे धागे लास्ट में एक पकड़ेंगे भी, हाँ अब चीज सारी कंट्रोल में आ गई। वो रथ के आए घोड़े तो 8 है, वो लगाम एक हाथ में आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, फिर वो थोड़ा स्पीड पकड़ जाएगा। इन्हें तक हौली हौली चल रही कोई रेसी लोड़ी नहीं, घोड़े आप दे को नहीं चलने। लगाम फड़ी रखनी है, वो पहला घोड़ा ना भजे, जरा समझ आए। ठीक है, क्योंकि मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, कहीं पे कॉग्निजेबल यूज कर लिया। अब अरेस्टेड पर्सन अलग है, वर्ड एक्यूज पर्सन अलग है, कन्विक्ट अलग है। कहने को तो सिंगल पर्सन के 3 नाम हो गए, बट क्या डिफरेंस है कि नहीं है? अरेस्टेड पर्सन, एक्यूज पर्सन, कन्विक्टेड पर्सन, क्या डिफरेंस है? कहने को तो एक ही बात है वैसे तो, अब लीगल सेंस में डिफरेंस बहुत फर्क बताओ क्या है? अरेस्टेड पर्सन गलती नाल भी फड़िया हो सकता है। हो सकता है छड़ना भी पाई, हाँ ये भी हो सकता है। हाँ, तो अरेस्टेड पर्सन है, एक रीजनेबल सस्पिशन के बेस पर उसको अरेस्ट कर लिया। वो रीजनेबल सस्पिशन सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, दोनों चांसेस है, ठीक है। मतलब डिपेंड्स। एक्यूज है, उसके ऊपर प्राइमा फेसी एविडेंसेस हैं, सस्पिशन नहीं है, उससे स्ट्रॉन्ग सस्पिशन बन गए। We have evidences to pursue against that person, to prosecute that person. We are having a prima facie evidence that needs to be proved. पर जब वो प्रूव हो गए तो कन्विक्टेड में आ जाएगा भाई सेम पर्सन। तो ये जो वर्ड्स है ना, ये बार बार यूज हो रहे हैं, इन्हीं के कारण वो कंफ्यूजन क्रिएट होगी। आप जब क्वेश्चन पूछते हैं तो अल्टरनेट में यूज हो रहे हैं, कोई कहीं पे यूज हो रहा है वापस दोबारा आएगा, तो धीरे धीरे करके वो सेटल डाउन होंगी चीजें उसमें। तो 526 वाला भी कहने को इंटरेस्टेड की एक इनडायरेक्ट कैटेगरी है, practicing not to sit as a magistrate in certain courts। तो होम डिस्ट्रिक्ट वाला क्राइटेरिया वही हो गया ना। कल को उसका जो सोशल रिलेशंस हैं, 10 में से चाहे आप कह लो 50 केस में से 2 केस हो सकता है उसके आगे आ जाए जिनके साथ उसके रिलेशन हो, तो वहां पे हो सकता है कल को इशू राइज हो जाए जजमेंट के बाद में, ये एलिगेशन लग जाए ये तो इसका नेबर है, इसका रिलेटिव है, वो क्राइटेरिया। तो जनरली इससे बेटर है वहां पे अपॉइंटमेंट्स ही ना दी जाए, तो इसलिए होम डिस्ट्रिक्ट वाला क्राइटेरिया है, वहां पे साइडलाइन नहीं करते हैं, मतलब वहां पे अपॉइंटमेंट्स नहीं करते हैं जनरली।
देखो कपल अपॉइंटमेंट से वो एक अलग क्राइटेरिया हो गया ना, बट उनका भी ट्रांसफर अलग अलग रहता है। हाँ, तो ट्रांसफर होते हैं वो काइंड ऑफ इकट्ठा वाला पार्ट रहता है, वो एक अलग क्राइटेरिया से। बट वहां पे डिपेंड करता है कि कई बार एक ही जगह पे सीट्स ही ना हो तो आसपास होता है, नियर बाय हो जाता है, वो एक क्राइटेरिया डिफरेंट है। नेक्स्ट इसमें अब 528 को रीड करो। Saving of inherent powers of High Court. Nothing in this Sanhita shall be deemed to limit or affect the inherent powers of the High Court to make such orders as may be necessary to give effect to any order under this Sanhita or to prevent abuse of the process of any court or otherwise to secure the ends of justice. अब इसमें कुछ पर्टिकुलर वर्ड आ गए, to prevent abuse of the process of any court, to secure the ends of justice. And third line में वर्ड था as may be necessary to give effect to any order under this संहिता. काइंड ऑफ एक वाइडर सेंस में यूज हुए इन द एंड्स ऑफ जस्टिस से सारे के सारे। अब 151 है सीपीसी, उसमें इनहेरेंट पावर्स हैं, वो उसको लोअर कोर्ट को दी गई है इसमें, यहाँ पर हाई कोर्ट को दी गई है। सीआरपीसी का पार्ट है अब इसमें बेसिक की जैसे एंड्स ऑफ जस्टिस, एक वाइडर वर्ड है इसके रिगार्डिंग। 528 मैंने इसीलिए बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वो गवर्न्ड बाय 528 से रहेंगे इन केस लोअर कोर्ट कुछ ऐसा करती है, देन द पिटिशन लाइज इन द हाई कोर्ट। ठीक है, इसमें नहीं भी लिखी हुई हैं चीजें, स्टिल दैट पिटिशन लाइज टू द हाई कोर्ट। जैसे एफआईआर क्वेश्चन के लिए नीचे से आपको अरेस्ट भी कर लिया, कॉग्निजेबल ऑफेंस भी बता दिया, ये क्राइटेरिया भी हो गया, केस आप कह लो इन्वेस्टिगेशन भी स्टार्ट होगी, स्टिल द पर्सन कैन फाइल अ पिटिशन इन द हाई कोर्ट, जा सकते हैं इसके रिगार्डिंग। फिर इसके बाद में दूसरा क्राइटेरिया रहता है पार्टीज के बीच में अगर कॉम्प्रोमाइज वगैरह हो गया, कॉम्प्रोमाइज हो गया, अब कंपाउंडेबल ऑफेंसेस की लिस्ट दी गई है विद द परमिशन ऑफ कोर्ट, विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट। कंपाउंडेबल का मीनिंग है कॉम्प्रोमाइज, एंड इनडायरेक्टली इट इज सेड कि जिनका नाम उसमें नहीं लिखा हुआ वो कंपाउंडेबल नहीं है, वो कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकते उन मैटर्स के। तो वहां पर ये फिर से अप्लाई हो जाएगा 528 ऑटोमेटिकली, कंपाउंडिंग कॉम्प्रोमाइज होगा वो उस एरिया में फिर वहां पर होगा उसमें। तो दैट मीन्स विद द परमिशन ऑफ द हाई कोर्ट देयर कैन बी अ कॉम्प्रोमाइज इवन इन अ कॉग्निजेबल ऑफेंस आल्सो, वो पावर्स भी वहां पर है। अब जैसे सीपीसी के अंदर वीडीआर मैकेनिज्म की बात आती है, वीडीआर मैकेनिज्म के क्या फायदे हैं? कोर्ट का बर्डन कम होता है और डिले नहीं होता और स्पीडी हो गया और कुछ कॉस्ट इफेक्टिव हो गया और कुछ कॉपरेशन है और प्रोसीजर। हाँ, आर्बिट्रेशन को छोड़ के अब मीडिएशन एक्ट भी आ चुका है 23 का, उनको छोड़ के जो नेगोशिएशन कॉन्सिलेशन बच गया वहां पर अपने भी कर सकते हैं। सबसे बड़ा पॉइंट है जब पार्टीज मिलके बैठ के फैसला करती है उनमें हार्मनी रहती है, हाथ मिला के खड़े होंगे, कन्विक्ट करवाएंगे तब तो टेढ़ा टेढ़ा झाँक के जाएगा बंदा, तो हाथ मिला के खड़े होंगे तो हार्मनी उनमें रहेगी, तो सोसाइटी में हार्मनी रहेगी। दैट इज द बेसिक पॉइंट जो मैं बार बार पूछ रहा था आपसे, भी कोई बोलेगा। कॉपरेशन तो वो कोर्ट के साथ में जैसे वो वाला पार्ट हो जैसे, तो बेसिक पॉइंट वही हो गया ना उसमें। एक्चुअली पर्पस क्या, वो लॉ का, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना ही है। जब पार्टीज इस तरीके से ये करके उठेंगी तो चांसेस है कि भाई हार्मनी उनमें रहेगी, तो कल को चाहे किसने भी गलत भी किया तो नेक्स्ट टाइम पर भी वो अलर्ट रहेगा, भी नहीं करना चाहिए, कहीं ना कहीं एक छोटा मोटा लेसन ले लिया होगा, अदरवाइज कल को वो जो सिचुएशन है आगे आ जाएगी उसके। तो उसमें भी वही पार्ट रहता है। यहाँ पर अब देखा जाए कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस का पार्ट है, प्ली बार्गेनिंग है इसी के अंदर, सीआरपी अपने इसमें संहिता के अंदर भी प्ली बार्गेनिंग का कंसेप्ट है, वो भी प्रोवाइडेड है उसी के रिगार्डिंग। तो प्ली बार्गेनिंग में बैठ के कर रहे हैं, कंपाउंडेबल ऑफेंसेस वाला पार्ट है उसमें जो कॉम्प्रोमाइज हो रहा है उनके बीच में, तो वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से उसी के रिगार्डिंग। तो इसीलिए जो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में भी अगर क्वेश्चन एफआईआर जब दोनों पार्टी एक म्यूचुअल एग्रीमेंट में होके साइनिंग करके जब वहां पर हाई कोर्ट में फाइल कर देंगे तो उसको कोर्ट भी एक्सेप्ट कर दिया, यहाँ क्वेश्चन कर दो।
जो भी नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग होगी चाहे एविडेंसेस के लिए कुछ भी, वहां पर वो कॉम्प्रोमाइज विद द हाई कोर्ट ऑर्डर्स इफ द पार्टीज वांट टू विथड्रॉ, क्योंकि उसने ऑलरेडी बोल ही दिया है। मान लो ए और बी की लड़ाई हुई, ने बी की उंगली काट दी थी, हो गया, ग्रीवियस हर्ट हो गया। अब शुरू में तो उसने उसको पकड़वाया करा, बंदे ने ट्राई किया एंटिसिपेटरी बेल मिल जाए, मिले, नहीं मिली, सेशन से रिजेक्ट हुआ, हाई कोर्ट से रिजेक्ट हुआ। अब कोशिश की भी समझौता हो जाए, समझौता हो गया, इधर रिजेक्ट हो चुकी है, तो अब वहां पे पिटीशन फाइल की जाए क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्रोमाइज। अब जो हाई कोर्ट का ऑर्डर है वो फिर नीचे कोर्ट बाउंड है उसके रिगार्डिंग। तो जो मैटर फिर कल को क्या होगा, अगर इस सिचुएशन को अलाउ नहीं किया जाएगा, एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, ए ने बी की उंगलियां काटी थी, बी ने केस कंटिन्यू, अगर हाई कोर्ट मना कर दे दिया मतलब केस चलेगा, केस चलेगा, प्रोसिक्यूशन होगा। बट पॉइंट यहाँ पर है कि जब वो समझौता करने को तैयार है तो जो विक्टिम है वही गवाही देने भी नहीं आएगा, किसका टाइम खराब होगा, कोर्ट का एंड एक्चुअली स्टेट का। अब वो पुलिस केस कितनी देर एमएलआर के बेस पे कंटिन्यू कर लेंगे। फॉर एग्जांपल नीचे की कोर्ट ने कन्विक्ट भी कर दिया, अपील में चला जाएगा, वहां पे दूसरी पार्टी गवाहियां नहीं होंगी, आएंगी नहीं, वो टाइम ही खराब होगा ना। तो इससे अच्छा है कि उसी सेंस में कोर्ट भी अलाउ कर दे, या तो पार्टी मना कर रही होती समझौता नहीं, फिर कोर्ट भी क्वेश्चन के लिए नहीं बोलती, तो वो सेविंग ऑफ पब्लिक मनी, पब्लिक टाइम, वो पार्ट है। तो इसी पर्पज में ये जो पार्ट है इसमें ऐसे ही लेक्यूनाज को फिलअप करने के लिए रिवीजन की पावर्स ऑलरेडी हैं, सेशंस की भी हैं, हाई कोर्ट्स की भी हैं। रिवीजन एक काइंड ऑफ सुपरवाइजरी पावर्स होती हैं हायर कोर्ट की ओवर द लोअर कोर्ट्स, whether the lower courts are working properly within their jurisdiction, they are not exercising illegally their jurisdiction, etc. बट हाई कोर्ट वाला कंसेप्ट है वो स्पेसिफिक मतलब जो है सर्कमस्टांसेस वहां पर ही अप्लाई होगा, ठीक है। तो इसीलिए सुपरवाइजरी नेचर है ही, बट साथ में क्या है, ये वर्ड जो एंड ऑफ जस्टिस और ये नेसेसरी वर्ड आ गया, मे बी नेसेसरी टू गिव इफेक्ट टू एनी ऑर्डर आ गया, एंड ऑफ जस्टिस अब्यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ एनी कोर्ट आ गया। तो ये डिपेंड करेगा, अगर फेक केस होगा, मान लो यहाँ पर तो समझौता हुआ, एक्सवाइजेड रीजन से, पॉलिटिकल रीजन से कई बार भी फेक केस और उस तरीके की चीजें भी हो जाती हैं, पर्सन है ही नहीं, अरेस्ट हो गया, पुलिस रिमांड, और वो उन प्राइम फेसी केसेस के बेस पर हो गया। बट अगर पार्टी वहां पे प्राइम फेसी प्रूव कर दे दूसरे एस्पेक्ट कि केस ही फेक है, लेक्यूनाज हैं, बहुत पुराना केस है जिसको रीओपन किया गया है वगैरह वगैरह, तो कोर्ट वहां पर भी इन्हीं पावर्स को यूज कर सकते हैं। ये एक ये नहीं कह सकते कि स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला है जैसे वहां पर हम अप्लाई करें। तो सुपरवाइजरी नेचर के अकॉर्डिंग कंटिन्यूटी में रहेगा इसमें। तो ये बेसिक इसका क्राइटेरिया। अब स्टार्टिंग में जैसे इसमें लिखा है नथिंग, तो शुरू में ही एक्सेप्शन क्रिएट कर दी कि नथिंग इन दिस संहिता शैल बी डीम्ड टू लिमिट और अफेक्ट, सारी बातें लिख दी हैं, बट फिर भी दिस विल प्रिवेल ओवरऑल सारे का सारा बीएनएसएस के ऊपर, दैट मीन दैट इज अ काइंड ऑफ एक्सेप्शन टू दिस होल संहिता। तो ये पावर सारी ओवरराइड ही करेंगे उसको, ये बेसिक क्राइटेरिया। अब नथिंग वाला पॉइंट है तो कई बार लिखा है नॉट विद स्टैंडिंग, नथिंग, प्रोवाइजो या प्रोवाइडेड, ये सारे वर्ड बेसिकली एक्सेप्शन क्रिएट करने के लिए होते हैं, पहले एक जनरल रूल उसके बाद में। तो 528 also acts as exception not as a general rule, so this is working like exception, wording वही है, nothing in this संहिता shall be deemed to limit or affect the inherent powers of the high court। अब लिखो इसमें फर्दर, the word notwithstanding, देखा जाए कंपाउंडेबल नॉन कंपाउंडेबल लिखा हुआ है, नथिंग आ गया उसके ऊपर। The word notwithstanding has not been used, as by using the word notwithstanding, it would have amounted to reading an inherent conflict
reading an inherent conflict between the express provisions of this Sanhita and the inherent powers of the court. नेक्स्ट पैराग्राफ में नथिंग इन्वर्टर कॉमा में नथिंग इज ए सेविंग क्लॉज. Nothing is a saving clause. It is that something which are protected. Next paragraph में the word notwithstanding. Word notwithstanding refers to overriding powers. That supersedes all. And that is not the intention of the framers. Intention of the framers of Sanhita. नथिंग में जो जनरल रूल है वो वैसे ही चलेंगे. अरेस्ट करो, कॉग्निजेबल में करो, पूछताछ करो, कस्टडी और सारी चीजें. अगर सारा कुछ लीगल वे में चल रहा है फिर इसकी जरूरत ही नहीं. वहां पे कुछ इलीगल हो रहा है, हाँ इसकी जरूरत है. दैट मीन्स उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जब कुछ इलीगल हो. नॉट विथ स्टैंडिंग ऑल टूगेदर ही ओवरराइड कर देता है. ये बोल दिया स्टिल ये अप्लाई होगा. नॉट विथ स्टैंडिंग मतलब ऑल टूगेदर एब्सोल्यूट एक्सेप्शन क्रिएट करनी. जहां पर किसी प्रोविजन में वर्ड आएगा ना नॉट विथ स्टैंडिंग, तब आप उस चीज को समझ जाओगे. ऊपर बोल दिया बट स्टिल दिस विल प्रिवेल. नॉट विथ स्टैंडिंग ओवरराइड ही कर रहा है पहले वाली बात को. बट नथिंग में पॉइंट है, वहां पे पहले वाले को स्पेस दे दिया, वो सफिशिएंट है, इसको जरूरत ही नहीं है. अगर मान लो उस मैटर में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा, जिसमें मैंने बोला भी उंगली काट दी वगैरह, कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ तो फिर क्वेश्चन के लिए वहां पे कॉम्प्रोमाइज बेस जा सकते हैं, नहीं जा सकते. क्वेश्चन के लिए भी जाएंगे, वहां पे स्टेटस रिपोर्ट पुलिस पेश कर देगी भी ये गवाह है, ये सीसीटीवी कैमरा फुटेज है, ये MLR है, मेडिको लीगल रिपोर्ट है, जिसमें भी स्मॉल फिंगर है, लिटिल फिंगर है, भाई ये कटी हुई है, वो मेंशन है उसके रिगार्डिंग शार्प एज वेपन से. और एज पर द इंसिडेंट द पर्सन वांटेड टू हिट एट द नेक बट इन बिटवीन द हैंड केम एंड द फिंगर चॉप्ड ऑफ. तो वहां तो उल्टा 307 की तरफ जा रही है चीजें पुराने अपने उसके अकॉर्डिंग. भाई अटेम्प्ट टू मर्डर वाला पॉइंट बन रहा है. अब उसमें वो कॉम्प्रोमाइज भी नहीं है, सारे हिंट ये हैं, वहां पे फिर क्वेश्चन पार्ट आएगा नहीं आएगा. गवर्नमेंट चेंज हुई, पुरानी जो गवर्नमेंट थी, अब उनमें से कोई पॉलिटिकल लीडर और उनके अगेंस्ट बहुत पुराना केस ओपन कर लिया और उसमें अरेस्ट वाला पार्ट है उसके लिए भेज दी. उसमें एंटिसिपेटरी बेल के लिए पर्सन जाएगा, हो सकता है वो ग्रांट भी हो जाए. मान लो 15 साल पुराना केस है, उसमें बोल दी भी एडिशनल एविडेंसेस आ जाए एकदम से. गवर्नमेंट चेंज का दैट कैन बी काइंड ऑफ अ मेलाफाइडली मोटिवेटेड केस ऑल्सो. फर्दर उसमें और पॉइंट क्या हो जाएगा, जैसे इवन ये इनहेरेंट पावर्स यहाँ पर मेंशन है हाई कोर्ट की, तो बेल के मैटर होंगे, उनमें भी एंड ऑफ जस्टिस नेसेसिटी टू गिव इफेक्ट टू एनी ऑर्डर. फॉर एग्जांपल कोई पॉलिटिकल लीडर 1 महीना 2 महीने 3 महीने रह लिया, ऑर्डिनरी ये जो BNS वाले जो केसेस है वैसे के IPC वाले केसेस है उन्हीं के लिए 3 महीने में नया कुछ नहीं निकला, केस है उसी स्टैंड पे खड़ा है अभी. अब वो कंटिन्यू कह रहे हैं जुडिशियल कस्टडी कंटिन्यू रहने दो, बेल मत दो. अब उसके लिए वो कंटिन्यू करेंगे तो वहां पे क्या होगा, इनहेरेंट पावर्स, और हाई कोर्ट में चले गए बेल के लिए, फिर क्या होगा, बेल ग्रांट होगी, नेसेसरी इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, तो वहां पे ये चीज अप्लाई हो जाएगी.
क्योंकि उसके लिए नीचे जो बाकी सीआरपीसी अपना इसमें बीएनएसएस में और एक्सप्लेन्ड प्रोविजंस नहीं है। लोअर कोर्ट है वो शुरू में रिजेक्ट कर चुके हैं, इसीलिए हाई कोर्ट में आए हुए हैं अभी। इट डिपेंड्स अपॉन फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस। तो इसीलिए वर्ड क्या हो गया, पहले जनरल रूल से चलो, उन जनरल रूल के बाद में हम इसमें आ सकते हैं ये, बट इट एक्ट्स एज अ काइंड ऑफ अ सुपरवाइजरी और वो क्राइटेरिया रहेगा। फर्दर नेक्स्ट पैराग्राफ में द पर्पस ऑफ बोथ इज, ऊपर जो हमने दो वर्ड लिखे ना, पर्पस ऑफ बोथ इज टू डू कंप्लीट जस्टिस। Purpose of both is to do complete justice in the case, and therefore there can't be therefore there cannot be any conflict between any two provisions of BNSS। चलो ये 528 लगेगा या फिर सीआर अपना बीएनएसएस का कोई और प्रोविजन लगेगा, तो इनके बीच में कन्फ्लिक्ट नहीं है, ये सिर्फ इन पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस में आएगा। जनरल रूल चल रहा है तो नॉर्मल जो केस चल रहा है उसी के अकॉर्डिंग चलता रहेगा। पुलिस की वही पावर्स, इन्वेस्टिगेशन की वही, कोर्ट्स की भी वही पावर। जब कोर्ट प्रॉपरली, फॉर एग्जांपल ले लो कि प्रॉपरली चार्जेस फ्रेम किए, एविडेंसेस हुए, प्रॉपर ट्रायल चल रहा है, नीचे से इसमें पिटीशन डाल देगी हाई कोर्ट में कि भाई देयर इज अ इम्प्रॉपर ट्रायल एटसेट्रा एटसेट्रा। नाउ the burden of proof lies upon the petitioner to prove कि what kind of injustice has been done with the accused। उसे पूछेंगे भी क्या आपको अपना डिफेंस रखने का मौका नहीं मिला, बोला मिला है। क्रॉस एग्जामिनेशन का मौका नहीं मिला, क्या मिला है। एविडेंसेस है, इन्वेस्टिगेशन है, वहां पर कुछ ऐसा प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन है, कोर्ट ने उसके ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क लगाया डिफेक्टिव है, नहीं, कहीं पर भी नहीं है, फिर क्वेश्चन किस लिए। दैट मींस नहीं आएगा, वो जनरल रूल है, जब सही चल रहा है फिर इसमें क्वेश्चन की जरूरत ही नहीं है यहाँ पर, क्योंकि क्वेश्चन वाला इनिशियल से। दैट मींस द बेसिक पॉइंट, द प्राइमा फेसी द टिल्ट इज देयर आर एविडेंसेस अगेंस्ट द अक्यूज्ड। इफ द टिल्ट इज प्राइमा फेसी द अक्यूज्ड इज नॉट इन्वॉल्वड इन द क्राइम, देन कोर्ट एक्सरसाइजेस दिस। भाई कोई भी आई विटनेस नहीं मिला, कोई इनक्रिमिनेटिंग एविडेंस नहीं मिला, पर्सन अरेस्टेड है, पिछला महीना, 1.5 महीना, 2 महीने भी हो गए, टिल्ट क्या हो जाएगा, उसके फेवर में आ जाएगा, तो इनजस्टिस हो रहा है। नीचे की कोर्ट में बेल के लिए गए, फॉर टाइम बिंग अभी टाइम पड़ा है, मैक्सिमम ये कि जो डिपेंड करेगा, जो टाइम निकल जाएगा उसके बाद में वो पिटीशन, ये सारा मैटर ही खत्म हो जाएगा ना, क्वेश्चनिंग होगी। एक तो है कि एक्विटल या कन्विक्शन वाला पार्ट या पेंडेंसी, हो सकता है कि फाइनल कन्विक्शन या एक्विटल आने में टाइम लग जाए। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास गया, सेशंस में अपील गई, हाई कोर्ट में अपील गई, हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन कि सुप्रीम कोर्ट जाए कि ना जाए, टाइम स्पैन हो गया। अगर इन बिटवीन कहीं पर भी उनके बीच में कॉम्प्रोमाइज होगा, केस वहीं पे खत्म, ना अपील वगैरह की जरूरत, कोर्ट का टाइम भी सेव, पार्टीज की भी पीस है, वो वाला पार्ट। फर्दर पर्पस ऑफ 528 कंटिन्यूटी में, पर्पस ऑफ 528 is only to declare that merely because the express provisions have been written in BNSS, the inherent powers will not be taken away. Rather in case of need। लास्ट तक आ रही है आवाज? Rather in case of need, कहते हो गए, rather in case of need and ED, the court can still pass
the court can still pass orders in its inherent powers by using the word nothing word inverted comma में, by using the word nothing. Next, the inherent powers of the court have been saved or protected from the express provisions of the BNSS. The word nothing suggests more of complementarity between the express provisions and the inherent powers. Next one, the approach of the court should be that first examine whether on that particular matter there is any express provision or not. If there is an express provision, then the general rule will be followed. That is, the lower courts will do their work. जो नीचे की कोर्ट सब अपना काम करती रहेंगी उसी के अकॉर्डिंग. Will follow their ordinary procedure. Next paragraph में when there is no express provision then it will be seen that how dispensable indispensable that particular matter and order is required in that particular proceeding. To do complete justice. जैसे grievous hurt by dangerous weapon it is shown to be non-compoundable, मतलब उसमें compromise नहीं हो सकता. That means there is no express provision in the main act कि compromise lower court में नहीं हो सकता. But the parties have gone in the high court to do a compromise in a
cognizable and non-compoundable case. Now the basic question arises, can it be done? The basic point है कि हमने exception के तौर पे काम करना है. अब issue वहां पे arise होता है कि facts and circumstances, how much they allow. Then the question arises कि क्या inherent power को use करके हम समझौता करवा दें कि ना करवाएं. ये एक एग्जांपल होगी. ऐसे क्या कि in a rape case, the prosecutrix and the accused, they marry. Now they file a compromise in the High Court. Then again the question arises, High Court can raise a question, what if that accused desert the victim later on? क्या फिर से issue arise हो सकता है? In the disguise of deceit to end up the case, इसके लिए एक बार क्या पता ये हो जाए? That question also arises. ये वाला पार्ट भी. तो वहां पर वो क्वेश्चन है. अब दैट इन मेन जो BNS वाला पार्ट है वहां पे कॉम्प्रोमाइज का कोई ऑप्शन ही नहीं है. कॉग्निजेबल है, ये तो नॉन कंपाउंडेबल है, हीनियस क्राइम हो गए, वहां पे क्या कॉम्प्रोमाइज होगा? तो उसमें जो हम अभी तक ग्रीवियस ऐड करें उससे बड़ा क्वेश्चन तो वहां पे अराइज हो जाएगा. ऐसे तो सिंपल सा पार्ट है, वही कोई भी आप BMW पोर्शे का केस लो, उसमें तो फिर पैसे से समझौता हो जाएगा. द पॉइंट इज दैट offense is not against a particular person, that offense is against the state and whole society. That is the reason prosecution होनी चाहिए, और वो कॉम्प्रोमाइज वाला क्राइटेरिया नहीं है वहां पे. तो वही रीजन, अदरवाइज तभी मैंने एग्जांपल इसलिए दिया कि ऐसे तो फिर हर वहां पर मॉनेटरी सेंस में कॉम्प्रोमाइज किया और कोर्ट अलाउ करती रहे, ऐसे तो हर केस में तो नहीं हो सकता. तो वो क्वेश्चन अराइज होगा ही होगा उसके रिगार्ड. यही क्वेश्चन फिर यहाँ पर भी अराइज होगा भी ये इंडिस्पेंसेबली, अब ये जो पावर्स हैं इनको एक्सरसाइज करना ही पड़ेगा, ये इंडिस्पेंसेबल है. They can't go without using these powers. Court has to exercise these powers. This is a need of the hour. If the court exercises, that means court will go that permit for compromise. It depends on facts and circumstances कि ऐसे कौन से केस हैं जहां पे हम अलाउ कर दें. There is no list. That's why it is inherent powers. There is no express provision. That's why the inherent powers. ये क्राइटेरिया. तो वो एक कह लो कि ड्रोन व्यू है नीचे की कोर्ट्स के ऊपर भी और पूरी BNSS के ऊपर भी. तो वो वाला क्राइटेरिया यहाँ पर भी. फर्दर, if it is found to be indispensable, then the necessary order क्या होना चाहिए? Will be passed या will not be passed? Will be passed. Necessary order will be passed in its inherent powers. Thus, the court has to exercise its inherent powers rarely and not generally. ऐसे फिर हर केस में, हर कॉग्निजेबल केस में क्वेश्चन के लिए चले जाएंगे. फिर तो हर क्रिमिनल केस में जहां तक पॉसिबल हो सकता है फिर वहां तो कॉम्प्रोमाइज लिखेंगे, एफिडेविट्स लगाएंगे, जी हमारा समझौता हो गया. ऐसी ऐसी चीजें हर केस में भी हमने तो ये हॉस्पिटल के भी चार्जेस हमने दे दिए, ये सारी चीजें राइज हो जाएंगी ना. तो इसीलिए वो पहली हियरिंग पर डिसमिस भी होते हैं काफी. वो डिपेंड करता है कि फैक्ट्स क्या हैं उनके बेस पर, वो एक इंडिविजुअल के अगेंस्ट क्राइम है या सोसाइटी के अगेंस्ट क्राइम है. जैसे ग्रीवियस हर्ट वाला पार्ट है, वो हो सकता है पर्सनल एनिमिटी के कारण है. कोई दो पड़ोसियों का झगड़ा है, हो सकता है दो भाइयों का झगड़ा है, जमीन का झगड़ा है, उनका सोसाइटी पे इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा, बट उनके भी झगड़ा तो हुआ, बट आज की डेट में तो समझौता कर रहे हैं ना, अब तो बैठ के बात कर रहे हैं. और वो जो बैठ के बात करें उसके लिए किसकी मान रहे हैं? कहीं ना कहीं सोशल डायलॉग हो रहा है. दैट्स व्हाई कोर्ट अलाउड. इंस्टेड की वो एनिमिटी उनकी आगे जनरेशन तक ही चली जाए. तो वो मूवीज वाला पार्ट और वैसी चीजें मिला, तो इसलिए उसको वहीं पे खत्म करके और वो समझौता वाला पार्ट और खत्म, कॉम्प्रोमाइज. तो इट डिपेंड्स कि वो क्राइम किसके अगेंस्ट है. मर्डर के केस क्यों सोसाइटल कॉन्शियस है उसको हिट हो रहा है तो नहीं अलाउ होगा उसमें. तो इट डिपेंड्स ऑन फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस का क्राइटेरिया. फर्दर, Section 528 provides for the inherent powers.
provides for the inherent powers as they exists per se. क्या मीनिंग है वैसे इस वर्ड का? ऑन द फेस ऑफ इट है, ठीक है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। और इस वर्ड का यहाँ पर क्या मीनिंग है कि बीएनएसएस है वो कोई पहली बार हाई कोर्ट के ऊपर पावर्स नहीं कन्फर, पहले से ही इनहेरेंट है। इनहेरेंट वर्ड अपने आप में वही शो कर रहा है, क्योंकि बाकी जो हम क्लासेस ऑफ कोर्ट्स वगैरह सेक्शन 6 ऑनवर्ड्स करेंगे वहां पर लिखे गए हैं कौन सी कोर्ट कितनी पावर्स ऑफ पनिशमेंट्स, प्लस उनका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस भी उनको कौन करेगा और वो कितनी मैक्सिमम पनिशमेंट दे सकते हैं। दैट मीन्स इन दैट सेंस बीएनएसएस इज कन्फरिंग दोज पावर्स। अब जो है इसमें कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास है, फर्स्ट क्लास है, इनकी पनिशमेंट की पावर्स है वो लिमिट्स है, कितनी पनिशमेंट है 1 year and 3 year। फाइन कितना लगा सकते 10,000 and 50,000। अर्लियर क्या था 5,000 और 10,000 था। जब वो 5,000 और 10,000 कल तक था और आज हम बोल रहे हैं 10,000 और 50,000 हो गया। दैट मीन बीएनएसएस ने कुछ किया कि नहीं किया? इट कन्फर्ड। क्या बीएनएसएस कन्फर्ड दोज पावर्स ऑन हाई कोर्ट? आंसर इज नो। वर्ड इनहेरेंट इज शोइंग दैट इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एज अ हायर कोर्ट। That particular inherent powers exist for the purpose of supervising to do complete justice in that sense. क्या लाइन लिखी थी लास्ट? As they exist per se, BNSS doesn't confer those powers. It merely acknowledges कि है, ये बात है ना इसमें, it merely acknowledges these powers, these inherent powers. It is a mere declaration once again. पुराने सीआरपीसी में वही था, बीएनएसएस में वही है। It is a mere declaration again. ये वर्ड लिखे थे, अब सेपरेटली लिख लेना है, नया बना लो। ये दोबारा छोटा चार्ट एक और बना दो। इनको ना पॉइंटर्स में लिख लो आप, इनकी मीनिंग में मैं साथ साथ में भी बता दूं। वो तो है ही है, ये एडिशनली है इसी के रिगार्डिंग। देखो ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है तो वो तो अनएंडिंग ही है, सेम मैं कर रहा हूँ बस यहाँ। Ex debitio justitiae in the interest of justice, non-liquid in absence of law, in the interest of justice। पहला लिख लिया, एक बार सारे लिख लें, मैं फिर आराम से रिपीट कर देता हूँ। In the interest of justice, इसका लिख लिया आपने। एब्सेंस ऑफ लॉ या एब्सेंस ऑफ लीगल प्रोविजंस, जैसे कंपाउंडेबल वाली मैंने आपको एग्जांपल दी, तो जो ग्रीवियस रेड बाय डेंजरस वेपन या कोई मर्डर के केस में कंपाउंडिंग का प्रोविजन है ही नहीं, एब्सेंस ऑफ लॉ हो गया, एब्सेंस ऑफ लीगल प्रोविजन हो गया। रेप केस के रिगार्डिंग एग्जांपल दी, है ही नहीं, प्रोविजन ही नहीं है, उन्होंने सिंपली ये लिख के बोला है कि भाई होगा ही नहीं, इनडायरेक्टली।
कई जगह IT है, कई जगह AT भी लिखा होता है, मीनिंग सेम ही है दोनों। ये भी एब्सेंस ऑफ लॉ हो गया, तो वहां पर भी इनहेरेंट पावर्स, और हमने जो डिटेल में क्या लिखा है वही सारा एस्पेक्ट लिखा है, जैसे उसी के रिगार्डिंग। फर्दर लिखो, स्पेलिंग आपको मैं रिपीट कर, थर्ड पॉइंट जैसे ये वाले पार्ट में मैक्सिम ही है वैसे उसमें किसी ने बनाई? बनाना है बना लो, मैंने इसलिए बोला पॉइंटर्स में लिखते रहो, कोई बात नहीं। प्रिंसिपल और नेचुरल जस्टिस के पॉइंट्स है। देखो ये ऐसे वर्ड हैं, अभी आपको इनका मीनिंग और आप रेलेवेंस वाला पार्ट है, जब मेंस की स्टेज आ जाएगी ये चीजें आपको हेल्प करती है, कुछ एक्स्ट्रा आपको कंटेंट और उसके अकॉर्डिंग डालने के लिए। इस टाइप के प्रोविजन हो गया, किसी भी टाइप की जो नॉर्मल जो मैक्सिम्स होती हैं इसे, वो वाला पॉइंट है वो मेंशन करने के लिए इसके रिगार्डिंग। ये तो बेसिक हमने ओवरऑल वही कर रहे हैं सारे का, बेसिक क्रक्स सा जैसे दे दिया है वाइंड अप क्रक्स। एब्सेंस ऑफ लीगल प्रोविजंस, हाँ ये वाला पार्ट। नेक्स्ट मैक्सिम लिखो, इसलिए मैं रुका, अब नेक्स्ट लिखो। इसमें मैक्सिम है QUELDO, लेक्स एलिक्विट हो गया ये वाला पार्ट, इकट्ठा ही है सारा, तभी मैं आराम से एक बार में सारा कंप्लीट आपको भी। नेक्स्ट इसी में ही है सारे का सारा, ये कंटिन्यूटी में, जैसे मैं इधर इसमें फर्दर कोई किसी ने लिखा था, फर्दर इसमें सेम सेम कंटिन्यूटी में ही है, ये सारा एक ही लाइन है, सिंगल लाइन ही है। COMIDERE, बस इतना ही है। इसके चक्कर में जो मीनिंग है इजी लगेगा ना, तो कुछ बहुत टफ सा होना चाहिए, फिर उसका हाँ ये ठीक है, फिर काम का बात तो हो जाता है ना उसमें। अगर वही बताएंगे हाँ तो करो, इसमें लिखो। आप 10 केस याद करने की कोशिश करोगे, 3-4 तो दिमाग में रह ही जाएंगे, 3-4 करोगे तो एक आधे रहेगा, औरों का लॉ पॉइंट रह जाएगा, कोई बात नहीं, कंटेंट रह गया आपके माइंड में, तो ये फायदा है इस चीज का। लिखो इसमें वेयर लॉ गिव्स, इसका मीनिंग लिखो, वेयर law gives something, where law gives something to any person, it will also give him that, well where law gives something to any person, it will also give him that without which that something can't exist. Without which that something can't exist. अब आगे अब आगे लिखो, here, अब आगे मीनिंग तो इतना ही था इसका, here that something is for justice, something is for justice. क्विड प्रो को हो कहे, वहां भी समथिंग फॉर समथिंग है। यहाँ पर भी समथिंग जस्टिस वाला पॉइंट है, तो लॉ उस पर्पस तक पहुंचने के लिए भी वो चीज देता है। देखो पॉइंट है कि अकेला BNS हो, उसमें बोल दिया कि ये क्राइम है, ये पनिशमेंट होगी, और वहां प्रोसीजरल लॉ ना हो, वो पनिशमेंट वो फाइन और कैसे मिलेंगे, बोले लिखा है अभी तो, बट पॉइंट है कि वो प्रूव भी तो, वो चीजें जो बातें आ रही हैं उसी के लिए तो प्रोसीजरल लॉ है। अब हम प्रोसीजरल लॉ पे आते हैं, तो दैट फ्रेमर्स या लेजिस्लेटर्स हैं, दे कांट एक्सपेक्ट ईच एंड एवरी सिचुएशन,
हमेशा रेजिडुअरी कुछ ना कुछ रहेगा ही रहेगा, ये सारे का सारा। ठीक है, मतलब एक बच्चा होता है उसको तो डायरेक्शन जितनी दोगे उतना करके आएगा, और कुछ ना कुछ हो गया ऐसे कर लेते हैं, आप मेच्योर हो उसको ये बोल दोगे भी ऐसा भी कर सकते हैं ना, ऐसा क्यों किया, वो आप मेच्योर हो, वो तो नहीं मेच्योर है ना बच्चा वहां पे उसके रिगार्डिंग। तो इसी सेंस में ये हायर कोर्ट वाला कंसेप्ट है। ठीक है, प्रोसीजर सारा दे दिया, उसके थ्रू वो समथिंग लोअर कोर्ट्स और जस्टिस का पार्ट कर रही है, बट अल्टीमेट रियल जस्टिस के पर्पसेस के लिए अगर स्टिल देयर आर एब्सेंस ऑफ लॉ, जो ये वाले क्राइटेरियाज थे, तो फिर उसके लिए फिर जो एक्स्ट्रा पावर्स है वो इनहेरेंट पावर्स इसी एक तरीके से रखा गया टू सुपरवाइज वो पर्पस उसके साथ में। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया इसमें? तो इनहेरेंट पावर्स का ऑब्जेक्ट क्या है एंड व्हाट इज द बेसिक पर्पस, उसके अकॉर्डिंग फर्दर BNSS relates to criminal matters. Next paragraph में separately में relates to criminal matters and the proceedings affect the right to life and personal liberty. Right to life and personal liberty of individuals. That is Article 21. And therefore as a matter of policy, as a matter of policy, the inherent powers are for the superior courts which are having more experience and hence they are given to the high courts. The judicial magistrates and the court of sessions as such, magistrates and the court of sessions as such doesn't have these inherent powers in the light of 528. These powers in the light of 528. But A inherent powers 528. हाँ वैसे फिर बोला ना, सारे उनकी लगाम पकड़ के रखनी है। They have ancillary powers. So court of sessions and magistrate, they have ancillary powers. Ancillary or implied or incidental powers. 3 words हैं. Ancillary, implied or incidental powers. Incidental. जैसे अरेस्ट करना है तो वारंट इशू करेंगे, सीधा थोड़ा बोल देंगे सामने पुलिस वाला खड़ा, जाओ पकड़ लो। ये वाला पॉइंट रहेगा ना उसको। तो वो इम्प्लाइड पावर क्या है कि वो अगर सर्कमस्टांसेस अलाउ करते हैं तो रिटर्न वारंट इशू करेगा, ये वाला पॉइंट। एक्यूज बनाने भी, हाँ भी इसको ट्रायल, इसको कन्विक्ट कर दो, इसने चोरी की है, ऐसे कैसे कर देंगे जब तक हम एनालाइज नहीं करेंगे, सारी चार्ज नहीं फ्रेमिंग करेंगे, सारी प्रोसेस को फॉलो नहीं करेंगे। तो अगर वो कन्विक्ट है भी तो भी प्रोसेस को तो फॉलो करना पड़ेगा। उस पर्पज के लिए वो एंसिलरी इंसिडेंटल पावर्स है। कहने का पर्पज हुआ किसी पर्सन को कोर्ट में बुलाना है, किसी पर्सन को कोर्ट में सिर्फ डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करने के लिए बुलाना है, कोर्ट में प्रेजेंट नहीं हो रहा है
तो उसके अगेंस्ट प्रोक्लामेशन इशू करनी है। तो जो सारे मोड्स हैं पर्सन को कोर्ट के सामने प्रेजेंट करने के, तो वो सारे एक्सरसाइज तो करने पड़ेंगे ना। समन होगा, बेलेबल वारंट होगा, नॉन बेलेबल वारंट होगा, फाइनली प्रोक्लामेशन होगा। डायरेक्टली प्रोक्लामेशन में तो नहीं जाएंगे। और उनका पर्पस क्या है? एंसिलरी इंसिडेंट भी उस बंदे को बुलाना है कोर्ट में। इंसिडेंट हो गया एंड दैट पर्पस इंप्लाइड पावर्स हैं उसके रिगार्डिंग, इस सेंस में। जैसे लीगल प्रोविजन दे दिए, भी ट्रायल है वो मैजिस्ट्रेट करेगा, सेशन जज करेगी। तो उस ट्रायल को करने के लिए जो पावर चाहिए वो इनहेरेंट, उनको वर्ड इनहेरेंट नहीं यूज करें, उनको इंसिडेंटल, एंसिलरी एंड इंप्लाइड यूज करें। ऑलरेडी एक पावर है पर्सन को कोर्ट में प्रेजेंट करवाने के लिए, उस पर्पस के लिए, उसी एंसिलरी पर्पस के लिए, इसलिए उसको सप्लीमेंटल होगी ना। ये इनहेरेंट ऑल टुगेदर डिफरेंट होगी, ये काइंड ऑफ सप्लीमेंट्री वाला पार्ट है। जो ऑलरेडी लीगल प्रोविजन में जो पावर आ गई उनको सप्लीमेंट करने के लिए, अगर वो नहीं होंगे तो ये भी नहीं है। जैसे मर्डर का केस जेएमआईसी नहीं ट्राई कर सकता, तो उसके पर्पस के लिए फिर चार्ज भी नहीं फ्रेम कर सकता, उस पर्पस के लिए कोई और पावर भी एक्सरसाइज नहीं कर सकता। ये इस सेंस में पॉइंट अप्लाई होता है। ठीक है, करें कंटिन्यू। नेक्स्ट क्या टाइम है? हाँ, अभी ये इसमें डाउट है, बताओ पहले कोई मीनिंग समझ में आ गई? ये पूछ लो चाहे कभी भी, फिर तो सारे अभी नहीं पूछूंगा मैं, तो 15-20 दिन बाद पूछूंगा। कुछ इकट्ठा हो जाए इसलिए। चलो ओके, कल करते हैं कंटिन्यू।